बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम टुडे विद हुसैन तैयब के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान। आज की ख़ास खबरें, कल हमने तफसीलन इस बात प्रोग्राम किया कि ये हाइब्रिड वार क्या होता है, ये फिफ्थ जनरेशन वार क्या होता है, मीडिया वार क्या होता है। इस पे हमने तफसीलन कल फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए थे, जिसके तहत हमने बताया था कि अभिनंदन मिश्रा जो ब्यूरो चीफ़ हैं संडे गार्जियन एक इंडियन अखबार का, उन्होंने सबसे पहले क्या ईमेल की, सबसे पहले उन्होंने फ़ेक अकाउंट्स किस तरह से बनाए थे। आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इसी पे ही बात की कि ये फिफ्थ जनरेशन हाइब्रिड वार क्या है, किस तरह से आप दुनिया में किसी के साथ, अब पहले जंगें होती थी तलवारों से, उसके बाद एटम बम से, अब जंगें होती हैं आईटी के थ्रू। जब एक तो बॉडी लैंग्वेज, जब हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए तो शेख रशीद साहब ने पहले चंद जुमले ही फरमाए। उन्होंने कहा कि मैं फवाद चौधरी साहब को मैंने तो कहा था कि अब इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे वज़ीर आज़म साहब खुद क्रिकेटर हैं तो वो पूरी दुनिया अब हमारे पास क्रिकेट खेलने आएगी। जिस आदमी को, जिस इंटीरियर मिनिस्टर को अगर हाइब्रिड वार का और फिफ्थ जनरेशन वार का नहीं पता तो उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करवा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब को जब पता था, उनको सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स थे, उन्होंने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए कि किस तरह से दुनिया में अब ये जो नई टेक्नोलॉजी की जंग होती है, और उस पर हम तफसीलन बात करेंगे। इसके साथ साथ नेब, जो आजकल ख़बरों में हेडलाइंस में होता है कि नेब किस तरह से अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम बना रहे हैं। नेब का क्लेम ये है कि हमने इतना अमाउंट रिकवर किया है। अपोजिशन का कहना ये है कि ये एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक टूल है और इस डिपार्टमेंट को सिर्फ़ और सिर्फ अपोजिशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसके लिए हम तफसीलन, हमारे साथ नेब केसेस के एक्सपर्ट हैं एडवोकेट मियाँ अली अशफाक साहब, उनसे हम तफसीलन इस चीज़ पे बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो हमारे मुल्क में नहीं बन पा रहा। लेकिन अगर आप नाज़िम की बात करते हैं या लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वो दो ही नाम आते हैं आज तक, वो है नेमतुल्लाह साहब और उसके बाद जो है तारिक हसन साहब हैं जो कराची के नायब नाज़िम रहे। हमारी खुशकिस्मती है वो आज हमारे साथ हैं और हम उनसे तफसीलन बात करेंगे कि आपने किस तरह से कराची में इतना अच्छा काम किया जो उसके बाद हो ही नहीं सका। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। हमारे साथ बैरिस्टर अली ताहिर साहब हैं जो फॉरेन अफेयर्स पे, इसके साथ साथ फिफ्थ जनरेशन हाइब्रिड वार के एक्सपर्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर, इस वक्त मियाँ साहब आपसे शुरू करते हैं। जो नेब है वो ख़बरों में है और नेब के चेयरमैन को एक्सटेंशन की बात भी हो रही है, तो ये कहाँ तक इस बात में, पहले तो ये सदाकत। नैब पाकिस्तान में ख़बरों से है फॉर द लास्ट 4-5 ईयर्स। अपने सीरियस एक्टिविज़म की वजह से जो नैब ने अभी एक प्रेस रिलीज़ जारी की है जिसमें अपनी चेयरमैन नैब ने अपने टेन्योर की परफॉर्मेंस दी है। अगर आप उनकी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करें तो वो ये कहते हैं कि मैंने 500-550 बिलियन के करीब जो है वो रिकवरी की है। रिकवरी की फॉर्म्स जो हैं वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ये 500-550 अरब रुपया कैश गवर्नमेंट का वो रिकवर नहीं हुआ। इसमें से मैक्सिमम जो कैश अमाउंट है वो 7 to 8% है। राइट। 30 से 40 अरब रुपया बहुत ज़्यादा लगा लें तो ये 4 साल में या 5 साल में या ओनली 30 से 40 अरब, ये 30 से 40 अरब रुपया कैश रिकवरी है जो लोगों की जेब से आपने कैश रुपीस जो से निकाले और स्टेट ट्रेजरी में जमा कराए। जो बाकी रिकवरीज हैं वो दो तरह की हैं। एक रिकवरी है जो कि नैब अपने केसेस बनाता है और कहता है कि अगर गवर्नमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर रही है तो ये गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट जो पुराने अदवार में जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुए हैं ये महंगे दामों जो उनसे हैं या इसको गवर्नमेंट ने महंगे दामों चीज़ें ख़रीद ली थी, प्रोक्योरमेंट कर ली थी, या जो उनसा है जो काम 100 रुपये में हो सकता था वो 250 में हुआ या 200 रुपये में हुआ। तो ये एक अजम्पशन बेस्ड पे उनकी कैलकुलेशन होती है जिसपे वो कहते हैं कि ये इतना लॉस हो गया, सरकारी ख़जाने को इतना लॉस हुआ है। तो वो लॉस इन टर्म्स ऑफ कि वो कहते हैं कि कुछ इकदामात करके ये ज़्यादा पैसे लगने से बचाए जा सकते थे जो नहीं लगे, और उन केसेस को उन्होंने साबित किया तो वो पैसे तो सरकार के जो ज़्यादा लग गए थे वो वापस नहीं आए। लेकिन वो ये कहते हैं कि हमने चूँकि ये केसेस को साबित कर लिया, या बहुत सी लैंड अलॉटमेंट के केसेस हैं जो कि इलीगल अलॉटमेंट्स हो गई और वो लोगों ने सरेंडर कर दी सरकार में, तो ये वो तमाम चीज़ें बैंक लोन्स के डिफ़ॉल्ट के केसेस, इलेक्ट्रिसिटी डिफ़ॉल्ट के केसेस, जो अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केसेस और जो अलॉटमेंट ऑफ लैंड के केसेस में लोगों ने सरेंडर कर दी हैं प्रॉपर्टीज़,
उस सूरत में वो कहते हैं कि ये हमने इतनी ज़्यादा रिकवरी जो है वो कौमी ख़जाने में कर ली है। अच्छा, अब जहां तक सवाल रहा कि चेयरमैन नैब इनकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी थी और इनको क्या एक्सटेंशन देना बहुत ज़रूरी है? मैं ज़ाती तौर पर समझता ये हूँ कि पाकिस्तान में जावेद इकबाल साहब एक मोअज़्ज़ज़ आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में बेशुमार अच्छे नाम, ईमानदार लोग, इंटेग्रिटी वाले लोग जो उनसे मौजूद हैं। जब आप इदारे में किसी को आउट ऑफ द वे जाके कानून में ऑल्ट्रेशन करके, मॉडिफिकेशन करके, अमेंडमेंट करके या उसको चेंज करके जो उनसे वो एक्सटेंशन देते हैं, तो वो किसी भी इदारे की अपनी इंस्टीट्यूशनल हायरार्की और हेल्थ के लिए ये ठीक नहीं होता। तो मेरी तो इस्तदा ज़ाती तौर पर यह है कि चेयरमैन नैब साहब के अलावा भी जो उनसे हैं साबिक अदवार में या पाकिस्तान में बहुत बड़ी इंटेग्रिटी वाले लोग हैं, उनको कंसिडर करना चाहिए। सिर्फ इस बुनियाद पे कि ये चेयरमैन नैब साहब ने एक्सटेंशन अच्छी ली है, तो बाकी बेशुमार ऐसे इदारे हैं पाकिस्तान में जिनमें बहुत से लोग अपने टेन्योर्स में अच्छी परफॉर्मेंस दे के गए हैं। अगर आप इस तरह के प्रेसिडेंट सेट करेंगे तो तमाम इदारों में जो लोग अच्छी परफॉर्मेंस देंगे वो तकाजा करना शुरू हो जाएंगे, इसको एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम करना शुरू हो जाएंगे। एक वक्त आएगा कि नहीं जी, चूंकि मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी तो मुझे भी एक्सटेंशन दी जाए। तो मेरी नज़र में पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है या स्टेट के बेस्ट इंटरेस्ट में आपको बहुत से अच्छे ऐसे नाम जो कि पाकिस्तान में मुल्क भर में जो उनसे हैं मुख्तलिफ इदारों में सर्व कर चुके हैं और जिनकी इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, उनको अंडर कंसिडरेशन लाना चाहिए और इनकी एक्सटेंशन को एज ए लास्ट ऑप्शन ट्रीट करें या एज ए नो ऑप्शन ट्रीट करें। पाकिस्तान के मुख्तलिफ लोगों को जो उनसे मौका दें और वो सामने है। सर, हम आपके पास वापस आते हैं, फिर इस पे भी बात करते हैं कि ये क्या सवालिया निशान है या ये कंफर्म है कि इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। जिस तरह से अपोजिशन कहते हैं कि वो तो कहते हैं कि ये सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए है, इस पे अभी हम आपसे बात करते हैं। तारिक हसन साहब, जब हम बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट की या नाज़िम की, तो वो एक ही नाम आपका और नेमतुल्लाह खान का याद आता है कि वो बहुत अच्छा है। तो उस वक्त में और इस टेन्योर में आप लोकल गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस, पहले तो बताएं। थैंक यू वेरी मच, प्लेजर सर, मौका दिया कि मैं आपके साथ शो में आऊँ और आपके साथ बैठकर बात करूँ। पहली बात तो ये कि इंसान की परफॉर्मेंस जो होती है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है और परफॉर्मेंस जो है अगर वो ट्रांसपेरेंट तरीके से और बग़ैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के हो तो वो उसमें प्लस हो जाती है। तो हमने जो उस वक्त काम किया 2001 से लेकर 2005 के दरमियान जो भी काम कराची में हुए, कराची का बहुत बुरा हाल था उस वक्त, आप सब जानते हैं कराची किस तरह के क्राइसिस में गुजर रहा था। हमने उन क्राइसिस के अंदर कराची को उन क्राइसिस से बाहर निकाला और जितनी भी परफॉर्मेंस हमने दी, चाहे वो हमने रोड बनाए, चाहे वो हमने अंडर पासेस बनाए, चाहे हमने फ्लाईओवर्स बनाए, चाहे हमने पार्क डेवलप किए, चाहे हमने स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, सब ट्रांसपेरेंट तरीके से काम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी मिसाल ना उससे पहले कभी मिलती है ना उसके बाद आज तक कभी मिलती है। उसमें इतना ट्रांसपेरेंट तरीके से और क्वालिटी ऑफ वर्क को हमने इतना अच्छा किया, उसको इतना मॉनिटर किया कि उसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं बनती। यही एक सबसे बड़ी वजह है। और हमने बग़ैर किसी तफरीक के पूरे कराची में काम किया। हमने ये नहीं देखा कि जी इस इलाके से हमें वोट नहीं मिला था हम यहाँ काम नहीं करेंगे, इस इलाके ने हमें ज़्यादा वोट दिया था हम यहाँ ज़्यादा काम करेंगे, या यहाँ कम काम करेंगे, या यहाँ बिल्कुल काम नहीं होगा। हमने कहा जी हमें कराची में ने मुंतखब किया, कराची के लोगों ने मुंतखब किया और कराची के लोगों बहुत बुरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये सब कुछ हमारे बाद भी हो सकता था और अगर वो उन्हीं प्लान्स को कंटिन्यू किया जाता तो आज कराची की कंडीशन वापस इस तरह ख़राब नहीं होती, बल्कि आज कराची बहुत अच्छी जगह पे जाता। मैं अभी भी हैरान होता हूँ कि अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। इससे पिछले नाज़मीन भी बहुत कुछ कर सकते थे और अब जो हमारे मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, ठीक है, पढ़े लिखे आदमी, इत्तेफाक से 2 बार वकीला मेरे साथ मौजूद हैं, वो इनकी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी वकील हैं, अच्छा लड़के हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई परफॉर्मेंस हमें नज़र नहीं आई कराची में। अभी तक उनकी कोई चीज़ हमें ग्राउंड पे एग्जीक्यूट होती हुई नज़र नहीं आई। और जितना सपोर्ट उनको है, पूरी की पूरी सूबाई गवर्नमेंट उनके साथ खड़ी है, पूरी की पूरी सूबाई गवर्नमेंट उनके साथ खड़ी है। हमारे साथ तो ये होता था कि अगर हमें कहीं सूबाई गवर्नमेंट का मसला आ रहा था, कहीं क्या मसला था, कहीं क्या मसला था, लेकिन उस वक्त हमें सपोर्ट, नो डाउट मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के परवेज़ मुशर्रफ साहब का नाम ज़रूर लूँगा, उन्होंने हमें आउटराइट सपोर्ट किया। और मैं ये नहीं कहूँगा जबकि वो आपके पार्टी के भी नहीं थे, मतलब वो आउटराइट सपोर्ट किया। और पाकिस्तान के हर नाजिम को, चाहे वो मुल्तान का था, चाहे वो लाहौर का था, चाहे वो इस्लामाबाद का था, क्योंकि वो सिस्टम उन्होंने बनाया था, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम,
उन्होंने बनाया था। वो चाहते थे कि ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ही, उनको ये चीज़ का अंदाज़ा था कि आवाम के मसाइल का हल सिर्फ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर मौजूद है, और उस सिस्टम के तहत अगर उसको ये कंटिन्यू करते, मैं समझता हूँ आज कराची बहुत आगे, या पाकिस्तान के तमाम शहर बहुत आगे निकल जाते। मैं अगर समझना चाहूँ हमारे नाजरीन के लिए, तो आप ये कह रहे हैं कि जो इंडिविजुअल है उसको जब तक इंस्टीट्यूशन की हेल्प नहीं होगी, सिंध गवर्नमेंट ही नहीं चाह रही कि लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम, या पंजाब गवर्नमेंट ही नहीं चाह रही, या फेडरल गवर्नमेंट ही नहीं चाह रही कि लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम स्ट्रेंथन हो, जिसकी वजह से नहीं हो रहा। देखें इस वक्त जो हालात हैं, मैं क्योंकि आप लोकल गवर्नमेंट का टर्म पूरे हुए तकरीबन 6 महीने, मतलब 1 साल के करीब होने को है, और ना ही पंजाब गवर्नमेंट इलेक्शन करवाने के मूड में है, ना ही सिंध गवर्नमेंट इलेक्शन करवाने के मूड में है, ना ही KPK गवर्नमेंट इलेक्शन करवाने के मूड में। इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स बिठाए हुए हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर्स के तहत भी वो काम नहीं कर पा रहे। कुछ जगह पे सियासी हैं, कुछ जगह पे जो है इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को बिठाया हुआ एज एडमिनिस्ट्रेटर, उसके बावजूद भी वो काम नहीं कर पा रहे जो कि करना चाहिए। अगर मैंने आपसे फिर कहा कि जब एक एडमिनिस्ट्रेटर को या एक मेयर को पूरी की पूरी गवर्नमेंट की सपोर्ट हो, तो कोई वजह नहीं है कि उस शहर के या उस कस्बे के या उस डिस्ट्रिक्ट के हालात ना बदलें। आप हुकूमत PTI के हुकूमत के पार्टनर, कोलेशन पार्टनर भी हैं, आप PMLQ के सिंध के प्रेसिडेंट भी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो इमरान खान साहब का स्लोगन था, एक मैनिफेस्टो था, वो तो ये था कि हम MNA MPA जो है उसको कोई फ़ंड नहीं देंगे। MNA MPA का काम है लेजिस्लेशन करना, कानून सा, उसका तो काम ही नहीं है रोड बनाना, उसका तो गटर लाइन बना, वो तो काम है लोकल गवर्नमेंट का, वो अभी तक नहीं कर पाए उसके लिए, क्योंकि उनका वोट बैंक या सिक्योर का मसला है। देखिए हम उनके बहुत छोटे से एलाई हैं। इमरान खान साहब का जो मैनिफेस्टो, छोटे से एलाई हैं या CM पंजाब आप चला रहे हैं? नहीं, CM पंजाब तो वो खुद काफ़ी समझदार शख्स हैं और वो खुद सारी चीज़ें समझते हैं। अच्छा। जो उनका मैनिफेस्टो था, ना सिर्फ लोकल गवर्नमेंट के मामले में बल्कि बहुत सारे मामलात में, इलेक्शन से पहले की तकारीर में और इलेक्शन के बाद जब आप जीत जाते हैं और गवर्नमेंट बेंचों पे आके बैठ जाते हैं, तो उसमें बहुत फ़र्क है। वो उस तरह उन चीज़ों पर, अपने मैनिफेस्टो पर अमल नहीं कर सके जिस तरह कि उनको करना चाहिए था। उन्होंने बारहा दफ़ा कहा था कि मैं MNAs और MPAs को डेवलपमेंट का 1 रुपया नहीं दूंगा। MNAs और MPAs का काम है लेजिस्लेशन करना, और लोकल गवर्नमेंट्स को स्ट्रेंथन करूंगा। उन्होंने अब तक लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन नहीं किया। पंजाब में वो कह रहे थे कि जी मैं लोकल गवर्नमेंट का नया सिस्टम लेकर आऊँगा, वो अब तक नहीं आ सका। इसी तरह KPK में भी अभी तक वो नहीं आ सका, जहाँ 2 सूबों में उनकी अपनी गवर्नमेंट है। सिंध में तो चले पीपल्स पार्टी है, और बलूचिस्तान में जो है वो मिक्सचर है, वहाँ पर चले समझ लें कि उनका शायद बात ना चलती हो। लेकिन वो पंजाब और KPK में भी उस तरह लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को इस तरह उन्होंने स्ट्रेंथन नहीं किया, या उसको उस तरह ठीक नहीं किया जिससे एक आम आदमी को, देखिए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो एक गली मोहल्ले में जाके काम करता है, और आपके सबसे लास्ट ईयर पे जाकर डेवलपमेंट का काम करवाता है। दुनिया में कहीं पे भी अगर डेवलपमेंट हुई है तो वो सिर्फ और सिर्फ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम से हुई है। कहीं किसी MNA MPA ने आज तक नहीं करवाई, या उनके हाउसेस ने नहीं करवाई। हमारे यहाँ पाकिस्तान में सियासी नंबरिंग करने के लिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए और सब कुछ करने के लिए, हुकूमतें हासिल करने के लिए लोकल गवर्नमेंट अब बात करते हैं तो फिर वो लोग कहते हैं कि जी आप बात कर रहे हैं फ़ौज की। हमेशा जो भी लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हुआ है वो फ़ौज ने करवाया है या फ़ौज के होते हुए हुआ है, और उस टेन्यूर में हुआ है जब आप कहते हैं डिक्टेटर है, या डिक्टेटर है और ये और वो है। और जब भी सियासी हुकूमतें आई हैं उन्होंने इसको प्रोलॉन्ग किया, और लोकल गवर्नमेंट्स को या तो ख़त्म किया या ख़त्म होने के बाद उनको प्रोलॉन्ग किया, और उन्होंने अपने आप को बचाया लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से। वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो जो उनके काम है उस पर वो विश एंड विल अपनी शो ज़रूर कर रहे होते हैं कि इसको कुछ ना कुछ करें। क्या आप इसमें समझते हैं कि वो ये समझ रहे हैं कि जो उन्होंने कहा, फरमाया कि यू टर्न लेना बड़े लीडर की निशानी है, तो इस पे वो यू टर्न ले रहे हैं कि नहीं लोकल गवर्नमेंट नहीं करना है? देखिए मैं ये कहूँगा कि इसमें कोई शक नहीं है, इमरान खान साहब एक ईमानदार शख्स हैं। हाँ जी बिल्कुल। और सब लोग कहते हैं और नज़र भी आ रहा है कि वो खुद बजाते खुद एक ईमानदार शख्स है। लेकिन जब एक ईमानदार शख्स भी बहुत सारे लोगों में फंस जाता है, मैं तो समझता हूँ कि वो बात पे वो कहते हैं जी मैं क्रिकेट का प्लेयर हूँ, मैं टीम का कैप्टन हूँ और मुझे पता है कि मुझे कब किसको खिलाना है। तो आई डोंट नो यहाँ वो क्यों नहीं फैसला कर पा रहे, जो उनके प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको भी उन्होंने
वो बार बार मौका दे रहे हैं, तो भाई आप चेंज करो। अगर आपके प्लेयर्स, आपके मिनिस्टर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, आपके लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको आप हटाओ, दूसरों को लेकर आओ, मौका दो। यहाँ पे आप जैसे इंटेलेक्चुअल्स मेरे प्रोग्राम में आते हैं तो हम उनसे सीखते रहते हैं। तो मुझे किसी ने ये भी बताया कि ये जो ईमानदारी की डेफिनेशन है, ये जो करप्शन की डेफिनेशन है, ये सिर्फ फाइनेंशियल करप्शन नहीं होता, मोरल करप्शन भी होता है, एथिकल करप्शन भी होता है। अगर आप किसी नाअहल को लगा रहे हैं तो वो भी करप्शन ही कहलाएगा। अभी एक केस अभी आपसे पहले डिस्कस हुआ सर, मैं नहीं समझता, मैं यहाँ पर भी ये कहूँगा, क्या चेयरमैन नैब इस पाकिस्तान के आखिरी ऑनेस्ट आदमी हैं? कि इनके अलावा पूरे पाकिस्तान में कोई और ऑनेस्ट आदमी नहीं है कि जिनकी वजह से आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने लॉज में अमेंडमेंट करके उनको प्रिंसिपल चेंज करके उनको वापस एक टर्म के लिए लेकर आना चाह रहे हैं? उन्होंने बहुत अच्छा काम किया होगा, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने बुरा काम किया होगा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया होगा, लेकिन एक अच्छा काम करने के बाद गैर कानूनी तरीके से आप एक लॉ को चेंज करके और वापस आकर उस सीट पे बैठ जाएंगे तो कल आप क्या करेंगे फिर? कंप्रोमाइजेस। डेफिनेटली हम आपके पास वापस भी आते हैं, इस पे पंजाब की परफॉर्मेंस पे भी बात करते हैं, वहाँ पे आप गवर्नमेंट के साथ हैं। बैरिस्टर साहब, ये जो हाइब्रिड वार है, ये जो 5th जनरेशन वार है, पहले तो ये बताएं ये क्या है, और जिस तरह से शेख रशीद साहब ने फरमाया, क्या ज़रूरत है हमें इस चीज़ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? हमारे पास और भी बहुत काम है, हमारे वज़ीर आज़म खुद क्रिकेटर है, हमारे पास लोग खुद आएंगे, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? अच्छा सर, सबसे पहले तो हाइब्रिड वारफेयर के ऊपर मैं समझता हूँ इससे बेहतर मिसाल नहीं दी जा सकती कि हमारी जो तालिबान की रजीम आई है नेबरहुड में, अगर आप उनको देखें तो CNN कह रहा है दे आर ऑन अ PR ऑफेंसिव। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट्स बना लिए हैं, वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। कल उन्होंने ताजिक और हज़ारा लोगों को कैबिनेट में ले लिया है, जिसकी पूरी पब्लिसिटी की है। लड़कियों को स्कूल में भेज के तस्वीरें ले रहे हैं, तस्वीरें लेके ट्विटर पे डाल रहे हैं। तो ये तो नज़र पता लगता है कि जब एक तालिबान जैसी रजीम, जिसको आप कहते हैं कि ये हार्डकोर मिलिटेंट्स हैं, वो ये समझते हैं कि सुहेल शाहीन और ज़ियाउल्ला मुजाहिद जैसे लोग हमने सामने लाके और ट्विटर के ऊपर और फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे और इंटरनेशनल मीडिया पे प्रेजेंस बनानी है, तो नज़र तो आता है कि ये सिर्फ बंदूक और गोली की जंग से दुनिया भरी आगे आ चुकी है। अब सर हमारे यहाँ मसला ये आ रहा है कि हमारे आज बल्कि मैं देख रहा था कि इंटीरियर मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बैठे हुए थे, लेकिन हमारी जो फॉरेन पॉलिसी की अप्रोच है, जो बयानी है, जो नैरेटिव है, वो होलिस्टिक नहीं है। वो इस चीज़ को इन अकाउंट नहीं ले रहे कि ऑकस ऑलरेडी साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिका ने, यूके ने और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर फैसला किया कि यहाँ साउथ चाइना सी में हमने काउंटर करना है। ये भी सारी चीज़ें आके पाकिस्तान की पॉलिसी के ऊपर आके डिपेंड करती हैं कि वेदर आपने न्यूजीलैंड और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड्स को लथाड़ना है अभी या नहीं लथाड़ना। मसला ये आ रहा है कि विद इन 3 days 3 statements हैव बीन चेंज्ड। पहले तो मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ये कह रहे थे कि जी ये सारा कुछ जो है ये एब्सोल्युटली नॉट की वजह से हो गया है, तो बेवजह आपने उनको ब्लेम कर दिया। बेवजह किया ना, यूर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, दिस इज नॉट द सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट जो आपसे एक्सपेक्ट की जाती है। हाँ, कोई मेरे जैसा बंदा या मेरी कोई एक्विलेंस का बंदा कोई बात करे तो आपके ठीक है, बट नॉट द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। वो ये आज पूरा नैरेटिव चेंज करके उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये उनकी वजह से नहीं, ये फेक अकाउंट था और ये प्रैंक कॉल थी और सारा कुछ था। तो मैं समझता हूँ कि एक जिसको आप कहते हैं परपोजिव होलिस्टिक अप्रोच होती है नैरेटिव को बिल्ड करने में, वहां पे हमारा एक इंस्टीट्यूशन आप बीच में से निकाल दें तो बाकी तमाम इंस्टीट्यूशंस उसके ऊपर फेल हो रहे हैं। हम उस चीज़ के ऊपर काम नहीं कर रहे, हालांकि रिन्यूड फोकस है। आप कांग्रेशनल हेयरिंग्स देखें जो पिछले कई दिनों से चल रही हैं, उसके अंदर बार बार जो है ये 5th जनरेशन वॉर की बात आती है। बार बार अमेरिका को किस तरह उन्होंने जो इमेज खराब हुई है अफगानिस्तान से पुल आउट करने के बाद, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि उसको काउंटर कैसे करना है। जो लिबरल इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच एक थी उसको चेंज करके डेमोक्रेसीज की सपोर्ट में हमने कैसे आना है। तो इस रीजन के सारे मुमालिक भी वही काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अफ्रीका के मुमालिक भी वही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे इंस्टीट्यूशनल गैप, मैं बड़ी अफसोस के साथ ये बात कह रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशनल गैप बहुत ज़्यादा है। एक सिंपल जेनेरिक पॉलिसी हमें नहीं नज़र आ रही है हुकूमत के अंदर। एक वजीर बिल्कुल ईस्ट जा रहा होता है, एक वजीर बिल्कुल वेस्ट जा रहा होता है। ये तो एक डिफरेंट बात है ना कि न्यूजीलैंड आया या नहीं आया। अब मिसाल के तौर पे इंग्लैंड ने कहा कि भाई हम नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? फिजिकल वेलबींग ऑफ द प्लेयर्स की वजह से, मेंटल वेलबींग ऑफ द प्लेयर्स की वजह से, कि वो कह रहे हैं हमने आगे T20 का टूर्नामेंट आ रहा है उसके लिए तैयारी करनी है। अब ज़बरदस्ती उसको घुमा के हमारे अपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर वो कहते हैं ये इंतहाई थका हुआ बहाना है। तो आप क्या चाहते हैं कि वो कोई ख़तरनाक बात कह दें, वो कोई संगीन बात इससे ज़्यादा कह दें? तो कई जगहों पे हमने रूम देना होता है। ये एक बड़ा बैठ के सेंट्रली कोर पे फैसला करना होता है कि इफ़ वी आर गोइंग टू अटैक
देन वी हैव टू अटैक विद ऑल वेपन्स ब्लेजिंग। जो आपने 5th जनरेशन की बात की, उसमें फिर आप सोशल मीडिया के जरिए भी टारगेट करते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हम दूसरी टीमों की बात करें, जो हमारी अपनी टीम है वो भी एक दूसरे के साथ सिंक नहीं है, कि उनके मुख्तलिफ बयान आ रहे हैं। शवाद साहब बिल्कुल ऐसे ही है सर। मैं ये कह रहा हूँ कि जो 5th जनरेशन की आप बात कर रहे हैं, हमारी अप्रोच बड़ी यूनिफाइड होनी चाहिए। सोशल मीडिया पे किस तरह चीज़ को उठाना है, इंटरनेशनल मीडिया पे कैसे उठाना है, डोमेस्टिकली कैसे उठाना है, वो एक बड़ी कंफ्यूजन है, मिसमैनेजमेंट है। एक वो देखे ना, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो तो पता लग रहा था कि वो एक सुल्तान राई सिंड्रोम में जिसको कहता हूँ अपने अल्फाज में, कि वो एक सुल्तान राई सिंड्रोम था कि इंटीरियर मिनिस्टर बैठे, उन्होंने कहा हमारा कप्तान 92 का वर्ल्ड कप जीत के आया था, यहाँ एक दिन आएगा सारे आके। उन्होंने ये भी बताया कि मैं उस वक्त, आपको पता नहीं होगा, मैं उस वक्त खेल का मिनिस्टर था तो इस वजह से जीता। शेख रशीद साहब ने ये भी बताया। आप देखें तो अब इसके साथ एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर नेब पे बात करते हैं कि नेब के लिए जो ये कहा जाता है कि नेब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए रखा गया है, और ख़ास तौर पे अगर नेब डिसीजन वर्सेस सुप्रीम कोर्ट के देखे जाए, 7 बरादरान का रेफरेंस, हम मियाँ साहब से ये तफसीलन इस पर कुछ सीखेंगे। छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे मियाँ साहब से। मियाँ साहब ये फरमाएं कि इस वक्त जो हमारे यहाँ कंट्रोवर्सी है वो ये है कि जो अपोजिशन है वो तो कहना है कि ये नेब एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, जिसकी मर्ज़ी उठाएं, 90 दिन के लिए बंद करें, उसके बाद बताएं कि यार तुसी ना गलती से उठ गए थे तो हमने आपको छोड़ रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट के उसके ऊपर फैसले आए, 7 बरादरान का आया जो 67 पेजेस का एक पूरी एक्सप्लेनेशन थी, क्या कहेंगे आप? कि दो चीज़ें आपने पाकिस्तान में एंटी करप्शन को अंडरस्टैंड करना है। पाकिस्तान में एंटी करप्शन के प्राइमरीली 2 लॉज हैं। एक है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो 1947 से लेकर 1997 तक रहा, और कोई जो सा एंटी करप्शन का लॉ नहीं था। फिर आपने 1997 में एक एक्ट लेके आया जिसका नाम रखा एहतसाब एक्ट। यहाँ से आपका सवाल का जवाब उनसे शुरू होता है। अगर आप देखें तो वो साहबजादा सैफुर रहमान साहब जो पहले थे चेयरमैन एहतसाब कमीशन जो है, उनके ऊपर तो बुनियाद पे जब एहतसाब एक्ट 1997 आया तो फर्स्ट एलिगेशन ये था कि ये तो बना ही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए। हुआ ये कि राइट आफ्टर 2 इयर्स जब मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट आई, टेक ओवर किया, उन्होंने इसी नारे पे आए, एंटी करप्शन के नारे पे, और नारे पे आके जिस वक्त उन्होंने, उनका कहना ये था परवेज़ मुशर्रफ साहब का कि पाकिस्तान में करप्शन इस पीक पे पहुंच चुकी है कि इस नासूर को अब जड़ से उखाड़ना है, तो इस नारे पे वो आए। तो हुआ ये कि जितनी ऑपोजिशन उस वक्त थी उसने भी जो सा उसको जवाबी जो सा वो उनकी दलील ये थी कि ये तमाम की तमाम डिक्टेटरशिप जो है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ही एक टूल है, और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की तरफ जो सा इशारा है। अब अगर आप 1999 के पीरियड से लेकर 2008 तक का पीरियड देखें जिस वक्त पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई, तो इसमें कोई शक नहीं है कि बेशुमार ऐसे लोग जो कि अपनी वफादारियाँ उस वक्त की हुकूमत के ताबे नहीं ला सके, उन्होंने एक स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी जो उनसे फेस की। जब वो स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी फेस कर रहे थे तो बहुत से ऐसे लोग जिन पर केस बनाए जाने का इशारा हुआ, बनाने की तरफ चले गए, उसके बाद उन पर केसेस दबा दिए गए। सो दिस इज़ वन ऑफ द इनिशियल इंडिकेटर्स जहाँ से आपको पता लगता है कि ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की एक नोशन क्रिएट की जाती है ये बेसलेस नहीं है, इट हैज़ सम बेसिस। कम्स द टाइम ऑफ पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने अपने अदवार में अपने दौर में 5 साल 2008 से 13 तक इसको माइल्ड टोन पे जो सा वो ले गए। अच्छा, अब जब आप आगे आते हैं पोस्ट 2013 PMLN की गवर्नमेंट में आते हैं तो PMLN ने इसकी माइल्ड टोन जो सी है उसको थोड़ा सा हाई टोन कर दिया। 2018 के बाद जो है वो ये अपनी एक मरतबा फिर जिस तरह मुशर्रफ साहब ने अपनी इसको एक फुल फास्ट ट्रैक पे स्टार्ट किया था और यहाँ पे आप जो सा वो आगे लेके गए, तो PTI की जब गवर्नमेंट आई तो इसने इसको फुल स्केल पे जो सा है वो इन्होंने एहतसाब के अमल को शुरू किया। स्टार्ट में ये हुआ कि तमाम लोगों ने यही कहा, जितनी अपोजिशन इस वक्त की थी उसने ये कहा कि जी अगेन जो सा वंस अगेन वही जो ओल्ड रिटोरिक है लास्ट 18-20 ईयर्स का कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग चल रही है। इन अ वे अगर आप इसको देखें तो इट्स फॉर द पब्लिक, जनरल पब्लिक आप देखें कि इसका क्या फ़ायदा है। हुआ ये कि ऐसे लोग तमाम के तमाम लोग, पार्टी ए ने कहा कि पार्टी बी जो सी है विक्टिमाइज हो रही है, पार्टी सी ने कहा कि मैं अकेली हो रही हूँ, ये बी और ए नहीं होते। आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि तमाम अपोजिशन की जितनी पार्टीज़ हैं, सिर्फ अभी अपोजिशन की बात हो रही है, हुकूमत की बात नहीं हो रही, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी अपोजिशन पार्टीज़ की हुई। किसी किसी जगह पे आपने देखा कि थोड़ा सा फ्लेवर ऐड किया गया कि हुकूमत के अलीम खान साहब जो से अरेस्ट हो गए, एक सत्यान शाह साहब जो से वो अरेस्ट हो गए, आपने सीनियर मिनिस्टर जो से देखे इक्का दुक्का रिज़ाइन जो से वो कर गए। लेकिन जब आप कहते हैं कि एक अक्रॉस द बोर्ड
अगेंस्ट द ऑपोजिशन एंड द पीपल हु आर नाउ रनिंग द गवर्नमेंट, उनके अगेंस्ट कोई अक्रॉस द बोर्ड स्ट्रिक्ट और सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी नजर नहीं आई। देयर इज अ सीरियस डिफरेंस। अब आप उसको जो सा है वो ये बहाना और जवाब दे दें कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो सी वीक है, अगर एलाइज की अपनी पार्टी की जो सी की तो लोगों की लॉयल्टी चेंज होंगी, जिसमें आपने इशारतन देखा कि जहांगीर तरीन जो सा है उनके खिलाफ अकाउंटेबिलिटी शुरू की तो उन्होंने कहा जी कि मैं पार्टी जो सा चेंज कर लूँगा, एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर आप जो सा है वो कहें कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन या इंजीनियरिंग का टूल है, तो ये जितनी आपके सामने 1997 से आज तक की हिस्ट्री आई है तो उसमें बेशुमार केसेस ऐसे हैं और ऐसे माजी के सब्सटेंशियल जो से हैं वो ऐसी लॉयल्टीज चेंज करने के आपके पास एग्जांपल्स है, जिसकी बेसिस पे ये आर्गूमेंट सब्सटेंशिएट होता है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का टूल है, ये बिल्कुल है। और अगर आप जो है वो सिर्फ इस टेन्योर की बात कर लें, आपकी इतनी बड़ी जो सी है वो गवर्नमेंट है, आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आपको 1 साल पहले से ऑर्डर किया हुआ है कि आप 30 मजीद कोर्ट्स बनाएं, आपने उन 30 मजीद कोर्ट्स बनाने में 1 साल 1.5 साल जो सा ले लिया। अगर आप इतने संजीदा हैं तो आपने 1 साल में, तो कानून कहता है कि आपने 30 दिन में नैब का ट्रायल खत्म करना है, आप 30 दिन को छोड़ दें, आप 6 महीने में एक ट्रायल खत्म कर लें। आपने आज तक जो है वो जजेस अपॉइंट करना शुरू नहीं किए, आपने इक्का दुक्का कोई जजेस अपॉइंट किए हैं, लेकिन जो 30 जज आपने नए अपॉइंट करने हैं वो आपने क्यों नहीं किए? आप इंतजार कर रहे हैं कि इलेक्शन करीब आ जाए। जब इलेक्शन करीब आने वाला है, अब इलेक्शन का, जिसको इलेक्शन के साल कहते हैं, मेला कहते हैं, सीजन कहते हैं, वो अपने शुरुआत की तरफ बढ़ गया है। जो आप आगे जाएंगे आप देखेंगे कि 3 से 4 महीने बाद आप देखेंगे एहतसाब का नारा एक दफ़ा फिर जो है वो बुलंद होगा और बहुत तेज़ी से जो है अकाउंटेबिलिटी। ये सारी बातें अब नए पाकिस्तान में कर रहे हैं। ये नए पाकिस्तान में आप देखेंगे कि 3 से 4 महीने बाद जो इलेक्शन करीब आएंगे वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है एहतसाब शुरू होगा। और पाकिस्तान में आप ये मेरी बात रिकॉर्ड पर रख लें ताकि सनद रहे और वक्त ज़रूरत आप दोबारा जो है इसको रिमाइंड कराएं। आप आने वाले 2 साल में इतनी तेज़ अकाउंटेबिलिटी देखेंगे जो आपने पहले 3 साल में नहीं दी। वंस अगेन जो है मैं पॉइंट ये जो से रेफर कर रहा हूं कि चूंकि अब इलेक्शन के साल करीब हैं तो नजर ये आ रहा है कि अब आपकी अकाउंटेबिलिटी इसलिए प्रायोरिटी बन गई है कि आपने एक दफा फिर जो है इससे लॉयल्टीज के लिए प्ले करना है। और आप क्या करेंगे कि तमाम की तमाम अपोजिशन पार्टीज या जो आपके कम वफादार थे अपनी रैंक्स में, आप उनकी भी अकाउंटेबिलिटी के नाम पे जो सा है वो आगे स्ट्रेट वे आप उनको अकाउंटेबिलिटी के नाम पे जो सा है वो आगे लेके जाएंगे और आप सिर्फ इलेक्शन खुद लड़ेंगे। आपकी तमाम अपोजिशन पार्टीज जो हैं उनके लीडर्स और उनकी सेकंड जो हायरार्की रैंक्स हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो सिर्फ जेलों में होंगे या अदालतों में होंगे। तो जो आपको स्पेस मिलेगा इलेक्शन लड़ने का वो मौजूदा गवर्नमेंट को मिलेगा। ये सर आपने पूरी एक चार्जशीट पेश कर दी। हुकूमत के अहम इत्तेहादी हमारे साथ बैठे हुए हैं, नए पाकिस्तान बनाने वाले, उनसे पूछ लेते हैं ना। सर आप बताएं ना तारिक साहब, ये जो नए पाकिस्तान में आप हुकूमत के अहम इत्तेहादी हैं, 3 साल की परफॉर्मेंस से आप एज ए इंडिविजुअल, एज ए इंटेलेक्चुअल, आप किस हद तक सेटिस्फाई हैं? जो आवाम के लिए करना था वो कर गए। देखिए अगर मुझसे आप सच्ची बात पूछते हैं तो जो वादे किए गए थे आवाम के लिए वो तो उस तरह पूरे नहीं हुए जिस तरह किए गए थे। ठीक, उस तरह इमरान खान साहब उस पर अमल नहीं करवा सके जिस तरह वो कंटेनर पे खड़े होकर कहते थे कि मैं ये करूँगा, मैं बिजली सस्ती करूँगा, मैं गैस सस्ती करूँगा, मैं पेट्रोल सस्ता करूँगा, मैं डॉलर को ठीक करूँगा, पाकिस्तान में महंगाई ख़त्म करूँगा, करप्शन के ख़िलाफ़ जो है मेरा जिहाद होगा, नैब को बहुत स्ट्रॉन्ग करूँगा। बस वकील साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जब हुकूमत के दिन ख़त्म होने लगते हैं तो फिर नैब का नारा सबको याद आ जाता है और उसके तहत इसमें कोई शक नहीं है मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ इदारे जो हैं वो हुकूमत उनको टूल के एज ए टूल इस्तेमाल करती रही है या और उनसे जो है वो अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करती है, ये होता रहा है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि अगर इमरान खान साहब इन 2 सालों में 2 साल तो पूरे हैं, अगर 1-1.5 साल में अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करते हैं और अच्छा करते हैं तो हमारे लिए अगले इलेक्शन में उनके लिए भी और हमारे लिए अगले इलेक्शन आसानी हो जाएगी। आसानी हो जाएगी। आप क्या समझते हैं मुश्किल इस 3 सालों में वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से खान साहब इज़ विलिंग टू डू समथिंग बट वो ना कर सके? मेजर रीजंस क्या हैं जो अगले साल 2 साल आने वालों में ना करे तो अच्छा है? एक्चुअली कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जब आप जानते हुए भी कि ऑन ग्राउंड प्रॉब्लम्स क्या हैं और आप बिल्कुल ऊपर की जब बातें करते हैं और ग्राउंड्स के प्रॉब्लम को बिल्कुल आप जानबूझकर जो है वो उनको डिस्कस नहीं करते और जानबूझकर उन पे कुछ बात नहीं करना चाहते, तो एक तो बातें बहुत हुई
जो उनकी बातों का लेवल था वो बहुत ऊंचा था और जो परफॉर्मेंस का लेवल है वो बहुत स्लो है। एक बड़ा डिफरेंस गैप आ गया है यहाँ पे, जिसकी वजह से आवाम में एक बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी है। वो हमसे पूछती है, वो कहती है कि भाई आप लोगों ने तो इतने वादे किए थे, उनमें से तो कोई भी पूरा नहीं हुआ। आज एक गरीब शख्स जो है वो महंगाई में जिस तरह परेशान है, उसका क्या होगा? वो नौकरियों के वादे, वो घरों के वादे, ये सब वादे हमसे आवाम पूछती है। सर, हुकूमत में आने से पहले खान साहब फरमाते थे कि हमारे पास 200 टेक्नोक्रेट्स की टीम मौजूद है, बस मैंने उनको छोड़ना है और उन्होंने तो उड़ा देना है, और हमने पेड़ भी चीरना है और फाड़ना भी है और पैसे भी निकालने हैं। लेकिन अभी आज तक 3 साल तक वो ये बात को एडमिट करते हुए आए हैं कि हमें अभी थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई है कि हुकूमत कैसे रन करते हैं। तो आप समझते हैं कि अभी वज़ीर आज़म साहब फुली ट्रेंड हो गए हैं और अब समझ में आ गई है, या अब भी ऐसा होगा कि कोई आएगा वो चीनी लेकर चला जाएगा, कोई आएगा वो आटा लेके चला जाएगा? देखिए, अभी वज़ीर आज़म साहब ने पिछले दिनों टीवी पे एडमिट किया, खुद भी कहा कि जी 3 साल में मेरे साथ, आप भी गए हुए थे पिछले दिनों, उनसे आप मिले होंगे, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ जी, और मैंने बहुत कुछ सीखा जी, और मुझे बड़ी मुश्किलात आई। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे कि 3 साल में वो इतना सीख गए हों कि अब वो अगले 2 साल में पाकिस्तानी कौम के लिए कुछ परफॉर्म कर दें। और कौम को इनसे बड़ी उम्मीदें थी और हैं। अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से इनके लिए बहुत मुश्किल। अगर यही मैं सवाल सीएम पंजाब से करूं कि जीडीपी क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, और डॉलर की फ्लक्चुएशन क्यों होती है, और ये स्टेट बैंक जो है वो क्यों नहीं मॉनिटर कर रहा है, तो वो इस सवालों के जवाब दे पाएंगे? आप उनसे करके देख लें, मैं उनकी जगह क्या जवाब दे सकता हूँ। ठीक है सर। अच्छा बैरिस्टर साहब, क्या ये इतना आसान है, इतना सिंपल है कि किसी ने ईमेल कर दी किसी की बीवी को, और किसी ने जो है वो एक फेसबुक पे लिख दिया कि फ़लाना टेररिस्ट आ रहा है, और उस पे न्यूजीलैंड ने अपना टूर कैंसिल कर दिया? कि क्या ये इतने बड़े इडियट हैं कि फेक अकाउंट उन्होंने नहीं चेक किया और उन्होंने देखा कि उनको एक नए ईमेल अकाउंट से ईमेल गई कि आपकी बीवी को हम ये करेंगे, और उसने कैंसिल कर दिया? या ये एब्सोल्युटली नॉट के डैमेजेस पे कर रहे हैं? अच्छा सर, मैं सिर्फ अगर आप इजाज़त दें एक कमेंट करना चाहता हूँ वो नैब के हवाले से, कि कल सुप्रीम कोर्ट की एक और जजमेंट भी आ गई है जो मंसूर अली शाह साहब ने लिखी है, और उसके अंदर उन्होंने ये कह दिया, फुल बेंच है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो रीजनेबल ग्राउंड्स है ना डिनाई करने के लिए बेल, वो अब नैब ने उसको, असल जो प्रिजम्पशन है वो अब नैब के ऊपर आएगा। तो मियाँ साहब के लिए और मेरे लिए बेल्स आर्ग्यू करना थोड़ा सा ज़रा आसान हो गया है कोर्ट्स के अंदर। एक तो नंबर 1 बात ये नैब को धचका लगा है। अच्छा, नंबर 2 सर, आज थोड़ा सा उस पर भी आप बताएं, जो उन्होंने मंगी साहब को कहा कि माफ़ी मांगे, फिर वो आए और उन्होंने आके माफ़ी मांग ली, उन्होंने कहा नहीं पूरी टीम को ले आए सुप्रीम कोर्ट से, जिसकी मर्जी आते आप उठा लेते हैं। अच्छा, मैं समझता हूँ कि फैसले, अब थोड़ा सा मैं समझता ये ज़रूर हूँ कि फैसले राइटिंग में होने चाहिए, और अगर किसी को सज़ा देनी है तो राइटिंग में दें, लेकिन किसी की डिग्निटी के साथ इस तरह से नहीं, कानून इजाज़त नहीं देता। और कई सुपीरियर कोर्ट्स के फैसले भी हैं कि लॉ से बाहर जाकर डिग्निटी के साथ ना चलें। सर, अब इस पे आ जाएं कि ये जो ईमेल और एक फेक फेसबुक अकाउंट से अगर किसी ने कुछ कह दिया तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड 5 आईज है ना, हैं आईज इंटेलिजेंस वाला, लेकिन कहते 5 आईज हैं सर। ये सर, दिस इज सम ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज इन द वर्ल्ड। तो मैं समझता हूँ हमारी तरफ से इस एक ईमेल के ऊपर रिलाई करना, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद इट, क्योंकि इस तरह की अगर प्रैंक आप ईमेल्स और कॉल्स पे जाए ना तो व्हाइट हाउस को थाउजेंड्स में रिसीव होती है, और वो ये मानते भी हैं। अच्छा, हमारे जो आप देखें कि जो प्रैंक लेटर्स आते हैं और प्रैंक कॉल्स आती हैं वो इंस्टीट्यूशंस को थाउजेंड्स में रिसीव होती हैं। वो दिस इज नॉट एन इशू जिसके ऊपर 5 आईज, यानी आप कह रहे हैं न्यूजीलैंड की इंटेलिजेंस एजेंसी, ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की, यूएस की, यूके की 5 इंटेलिजेंस एजेंसीज इतनी डम्बू हैं कि वो ओम प्रकाश मेहरा, वो जैसे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ये नहीं कहा पर्सन नेम, उन्होंने कहा गाइज नेम और प्रकाश मेहरा, तो उसके कहने के ऊपर वो टीम उठा के ले जाए। मैं नहीं समझता कि इतना कोई बच्चों वाला मजाक लगा हुआ है, बट एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ कि हमारा रिस्पॉन्स शायद थोड़ा सा प्री मैच्योर ज़रूर था। हमें बहुत सी चीज़ों को आगे देखना है। दिस वाज ओनली अ क्रिकेट सीरीज़, लेकिन रीजन की जो पूरी एक सिचुएशन है वो इतनी जल्दी चेंज हो रही है, आपके सामने है। हमारी सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, तो उस नैरेटिव को ज़रा हमने देखना पड़ेगा
पड़ेगा कि सिर्फ हम एक ईमेल के ऊपर पब्लिकली आके न्यूजीलैंड के ऊपर इस तरह इल्ज़ाम लगा सकते हैं और फिर इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को कह सकते हैं कि थका हुआ बहाना कर रहे हो थके हुए प्लेयर्स का, वो सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है, बड़ा मसाला बिकता है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि रियल रीजंस निकाले जाएं। न्यूजीलैंड इस वक्त थ्रेट शेयर नहीं कर रहा, उनकी अपनी कोई पॉलिसी उसके पीछे है। मैं ये समझता हूँ कि हमने उस रियल रीज़न को निकालना है और आगे हमने फायर फाइटिंग करनी है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बड़ा आगे आ गए हैं सर। 2009 से आलमी इदारे ये कह रहे हैं कि 80% टेररिज्म हमने ख़त्म कर दिया है। ये पाकिस्तान नहीं, ये यूएन के इंस्टीट्यूशंस ये बात करते हैं कि 80% टेररिज्म इन पाकिस्तान हैज़ एंडेड आफ्टर ऑल दोज ऑपरेशंस। तो हमने ये बड़ा देख के चलना है कि आगे हम दुनिया को नैरेटिव क्या देना चाहते हैं। अच्छा, एक हमारा टाइम खत्म हो रहा है। अब फॉरेन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा कि हम डैमेजेस भी क्लेम करेंगे, जो आए वो ऑल ऑफ सडन चले गए, तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये डैमेजेस जो है, अच्छा ये ज़ाहिर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तो नहीं जा सकते, आर्बिट्रेशन के लिए जा सकते हैं या अदरवाइज आईसीसी में मामले को उठा सकते हैं। अब इसके अंदर सर इशू ये है कि आई थिंक पहले एक लीगल टीम से पूरी ब्रीफिंग लेनी चाहिए थी, पहले फैसला करना चाहिए था व्हाट वी आर गोइंग टू डू, और फिर कुछ अनाउंस करना चाहिए था। क्योंकि अगर मैं आपको कहूँ ना हुसैन भाई आई विल सी यू इन कोर्ट, और उसके बाद मैं कोर्ट ना जाऊं, तो ये भी बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है, स्पेशली कमिंग फ्रॉम अ कैबिनेट मिनिस्टर। जो 5 सीनियर मिनिस्ट्रीज हैं उसमें आपको पता है इंफॉर्मेशन आती है, यानी वो 5 जो कहते हैं टॉप कैबिनेट मिनिस्ट्रीज, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर होता है हमेशा इंफॉर्मेशन का, तो उसके अंदर वो ये बात आके कहे और कल को हम अगर नहीं गए, और मैं समझता हूँ कि रूम भी थोड़ा सा शायद इतना नहीं है। वैसे साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन इस बात पे आगाह किया। तारिक हसन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लोकल गवर्नमेंट पे ख़ास तौर पे जो परफॉर्मेंस है गवर्नमेंट पे उस पर तफसीलन बात की। मियाँ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने नेब पे हमें तफसीलन गाइडलाइन दी। नाज़रीन इसके साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। जहाँ भी रहें खुश रहें, अपने आप को कोरोना वायरस से बचा के रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।